अनस जमाल अल शरीफ का 6 अप्रैल 2025 का ये पैगाम सुनिए। ये मेरी वसीयत है, मेरा आखिरी पैगाम। अगर ये अल्फाज तुम तक पहुँचे तो समझना इज़राइल ने मेरा कत्ल कर दिया है। मैं तुम्हें फ़लस्तीन के हवाले करता हूँ, इसके मासूम बच्चों के हवाले करता हूँ जिन्हें सपने देखने की मोहलत न मिली। मैं तुम्हें अपनी प्यारी बेटी शाम और बेटे सलाह के हवाले करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी अम्मी के हवाले करता हूँ जिनकी रोशनी ने मुझे रास्ता दिखाया। तुम्हें अपनी हमसफ़र अपनी बीवी उम्मे सलाह के हवाले करता हूँ जिससे जंग ने मुझे महीनों सालों दूर रखा, मगर उसने अपने वादे से गद्दारी नहीं की। वो जैतून के दरख्त के तने की तरह अडिग रही और सब्र किया। ये अनस का आखिरी पैगाम था। अब इसे उनके एक्स अकाउंट से पोस्ट किया गया है। 10 अगस्त को अनस और उनके 4 साथी इजरायली हमले में मारे गए। मारे जाने से पहले इजरायली सेना के अलावा बाकी दुनिया के लिए उनका तारुफ सिर्फ इतना था कि वो कतारी न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा के रिपोर्टर थे, लेकिन मारे जाने के बाद उनकी पहचान पे सवाल उठने लगे। हमले के बाद इजरायली सेना ने बयान जारी कर उन्हें आतंकी बताया, कहा कि वो हमास की एक आतंकी सेल के सरगना थे। अल जज़ीरा ने इस दावे को झूठा बताया, कहा कि अनस गज़ा के बहादुर पत्रकारों में से एक थे। सच क्या है और गज़ा में हो क्या रहा है, आज जानेंगे। नमस्ते, हाँ मैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। इतवार की रात थी। गज़ा में एक इलाका है गज़ा सिटी। अगर आपको याद होगा तो इजराइल ने महज 4 दिन पहले इस इलाके पर कब्जे का नया प्लान सामने रखा था। इसी इलाके में एक अस्पताल है अल शिफा। उस रोज़ इस अस्पताल के बाहर एक तंबू लगा था, वहीं कुछ पत्रकार बैठे थे, तभी एक हवाई हमला हुआ। 7 लोग मारे गए। इनमें से एक थे अनस और उनके साथ थे अल जज़ीरा के रिपोर्टर मोहम्मद कुरैकेह, कैमरा ऑपरेटर इब्राहिम ज़ाहिर, मोहम्मद नौफल और मोमिन अलीवा। इसके अलावा एक स्थानीय फ्रीलांस रिपोर्टर मोहम्मद अल खालदी भी इस हवाई हमले में मारे गए। अल शिफा के डॉक्टर्स ने ये जानकारी रॉयटर्स को दी है। हमले से कुछ ही मिनट पहले अल शरीफ ने एक्स पर एक पोस्ट किया था। उनके आखिरी वीडियो में पीछे से बमों की आवाज़ गरजती है। आसमान में हर कुछ सेकंड बाद एक नारंगी चमक फूटती है। वो लिखते हैं कि इजराइल ने बमबारी तेज़ कर दी है। इससे कुछ ही देर बाद अगला निशाना उनका तंबू था। अल जज़ीरा इंग्लिश के रिपोर्टर हानी महमूद हमले के वक्त बस एक ब्लॉक दूर थे। उन्होंने कहा कि पिछले 22 महीनों की जंग में सबसे मुश्किल रिपोर्टिंग थी अपने साथी अनस की मौत की खबर लिखना। महमूद का कहना है कि उन्हें मारा गया क्योंकि वो गज़ा में भूख, अकाल और कुपोषण पे लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। अल जज़ीरा मीडिया नेटवर्क ने इस हमले की निंदा की है और दुनिया भर की सरकारों और तमाम जिम्मेदार संगठनों से अपील की है कि इस कत्लेआम को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। पत्रकारों को निशाना बनाने की मुहिम खत्म होनी चाहिए। अल जज़ीरा के मैनेजिंग एडिटर मोहम्मद मुआवद ने बीबीसी से कहा कि अनस और बाकी पत्रकारों को उनके तंबू में निशाना बनाया गया। वो फ्रंटलाइन से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे। इससे साफ है कि ये मीडिया कर्मियों पे जानबूझकर किया गया हमला था। इधर इजरायली फौज ने खुलकर माना कि अनस अल शरीफ को जानबूझकर निशाना बनाया गया। कहा कि अनस हमास की सेल का सरगना था, पर इसका बैज आतंकवाद की ढाल नहीं है। इजरायली सेना का इल्ज़ाम है कि अनस इजराइल के आम लोगों और फौजियों पर रॉकेट हमले करवाने में अहम किरदार निभा रहे थे। इजरायली सेना का यह भी दावा है कि उनके पास पक्के सबूत हैं। गज़ा से मिले कुछ दस्तावेज और खुफिया जानकारियां भी हैं। इस बयान में अनस के हमास से जुड़े होने को साबित करते हुए कुछ कथित सबूत भी पेश किए गए हैं जिनकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। इजराइल समर्थक ग्रुप्स अनस की मौत का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं जिनमें अनस पूर्व हमास चीफ याया सिनवार के साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर 7 अक्टूबर 2023 को किया गया एक पोस्ट भी शेयर किया गया है जिसमें अनस हमास के हमले में हुई हत्याओं की तारीफ करते दिखाए गए हैं। ध्यान रहे, लल्लन टॉप इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है। गजा में मौजूद पत्रकार अनस की हत्या के बारे में कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनना जरूरी है। जब जब इजरायली फौज हमारे साथी पत्रकारों को निशाना बनाती है, हमारा रिपोर्टिंग जारी रखने का हौसला और मजबूत होता है। हम इस वक्त फिलिस्तीनी पत्रकारों को निशाना बनाने की एक सुनियोजित मुहिम की बात कर रहे हैं। पहले वो सीधे धमकी देते हैं, फिर उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं।
वे लोग पूरी दुनिया के सामने इतनी हत्याएं करते हैं। ये फिलिस्तीनियों को मारने की एक सुनियोजित इजरायली नीति है, खासकर फिलिस्तीनी पत्रकार, जिनमें कुछ तो पहले से ही गिरफ्तार हैं और कुछ जख्मी। ये इजरायली फौज द्वारा पत्रकारों के खिलाफ किया गया एक जुर्म है और जो भी दलीलें इजरायली फौज देती है वो अपने इस जुर्म को सही ठहराने की कोशिश भर है। वो जुर्म जो उन्होंने हमारे साथी अनस, मोहम्मद और बाकी साथियों के खिलाफ किया, ये सच की आवाज़ को खामोश करने और दुनिया तक ये पैगाम पहुंचने से रोकने की कोशिश है। अनस को इजरायली सेना ने साल 2024 में ही टारगेट बना लिया था। इजरायली फौज के प्रवक्ता अविखाई अर्द्रई ने अक्टूबर 2024 में एक्स पर अनस का एक वीडियो डाला था। दावा किया था कि सेना को गजा से कुछ खुफिया दस्तावेज हाथ लगे हैं। इनमें हमास लड़ाकों की सूचियां, ट्रेनिंग के रिकॉर्ड और तनख्वाह के हिसाब किताब शामिल हैं। दावा किया गया कि इन सब रिकॉर्ड्स के मुताबिक अनस अल शरीफ सिर्फ रिपोर्टर नहीं थे बल्कि हमास के फौजी विंग से जुड़े एक ऑपरेटिव भी थे। यह भी कहा गया कि अल जजीरा के कुछ दूसरे पत्रकार भी हमास और इस्लामिक जिहाद में शामिल थे। हालांकि इन दस्तावेजों को स्वतंत्र रूप से किसी ने भी वेरीफाई नहीं किया है। उस वक्त अल जजीरा ने भी इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था और कहा था कि ये झूठे सबूतों के सहारे गढ़ी हुई कहानियां हैं। जुलाई 2025 में इजरायली फौज के प्रवक्ता अविखाई अर्द्रई ने अपने पिछले साल वाली बात दोहराई और उसी वीडियो के हवाले से अनस पर फिर से इल्ज़ाम लगाया। अनस ने इल्ज़ामों को नकारा और एक्स पे लिखा कि मेरी किसी राजनीतिक दल या गुट से कोई वफादारी नहीं है। जब गजा में अकाल और भूख से लोग मर रहे हों तो सच बोलना कब्जा करने वाले की नज़र में सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। अनस ने जवाब तो दे दिया, लेकिन ये डर बढ़ गया था कि उन्हें कभी भी मारा जा सकता है। इसलिए अनस ने कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी सीपीजे से डर जाहिर किया, कहा कि मैं कभी भी बमबारी में मारा जा सकता हूं, शहीद हो सकता हूं। सीपीजे ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। यूनाइटेड नेशंस ने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर विशेष प्रतिनिधि इरीन खान को इसे पत्रकारों पर खुला हमला बताया और कहा कि इजराइल के दावों के पीछे सबूत नहीं है। तो कौन थे अनस? जानने के लिए उनके बारे में कुछ बातें बताते हैं आपको। 28 साल के अनस गजा के जाने माने पत्रकार थे। अल जजीरा अरबी के लिए उन्होंने गजा पट्टी के उत्तरी इलाके से लगातार रिपोर्टिंग की थी। अल जजीरा से जुड़ने के पहले उन्होंने गजा सिटी के अल अक्सा यूनिवर्सिटी के मीडिया फैकल्टी से पढ़ाई की थी। साल 2018 में गजा में रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फ़लस्तीन का बेस्ट यंग जर्नलिस्ट अवार्ड मिला था। दिसंबर 2023 में इजराइल ने गजा सिटी के जबालिया रिफ्यूजी कैंप पे हवाई हमला किया जिसमें उनके पिता मारे गए। तब अनस ने कहा था कि इसके बावजूद मैं जबालिया और उत्तरी गजा से कवरेज जारी रखूंगा। अल शरीफ न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की भी एक टीम का हिस्सा रह चुके हैं जिसने साल 2024 में इजराइल हमास जंग की कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्ज़र जीता था। इसी बरस जनवरी 2025 में हमास और इजराइल के बीच हुए अस्थायी युद्ध विराम के बाद अनस चर्चा में आए। उस वक्त लाइव प्रसारण के दौरान उन्होंने अपने बॉडी आर्मर को उतार दिया था। उनके चारों तरफ गजा के लोग थे जो जंग में लंबे समय के बाद आए इस छोटे से ठहराव का जश्न मना रहे थे। पब्लिक डोमेन में अनस के बारे में यही जानकारियां मौजूद है जो उन्हें पत्रकार बताती हैं। तो फिर इजराइल ऐसा दावा किस आधार पर कर रहा है और उनके पास क्या सबूत हैं, हम जानकारों से समझते हैं। इजराइल हमेशा यही कहता है कि ये सब हमास के मेंबर्स हैं और कई जर्नलिस्ट मार चुका है अल जजीरा के और नेटवर्क्स के भी, ज्यादातर जो फलस्तीनी है। इसका मेन रीजन ये है कि वो नैरेटिव कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी कि उनको पता है कि बाकी दुनिया में पब्लिक ओपिनियन पोल्स दिखा रहे हैं कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादातर कंट्रीज में इजराइल के खिलाफ हो चुकी है। तो अब नैरेटिव कंट्रोल कैसे करें? बार बार ये जो इमेजेस आती हैं उससे दिखता है कि इजराइल जुल्म कर रहा है, इजराइल मार रहा है निहत्थे लोगों को, खाना खाते हुए लोगों को, खाना बटोरते हुए लोगों को, तो औरतों, बच्चों, सबको। तो नैरेटिव कंट्रोल बहुत जरूरी हो गया है इजराइल के लिए। तो वो एक तरह से इनको जर्नलिस्ट को मार के वो नैरेटिव चेंज करना चाहते हैं कि वो इमेजेस ना आए। वो बाहर के जर्नलिस्ट को भी नहीं आने देते, किसी भी फॉरेन मीडिया को नहीं आने देते फलस्तीन में। अगर वाकई में वो सही कर रहे होते तो फॉरेन मीडिया को तो आने देते कम से कम। अनस पत्रकार थे, आतंकी ये सवाल बना हुआ है, लेकिन पत्रकारों की मौत गजा में कोई नई बात नहीं है। हमास के संचालन में काम करने वाली गजा मीडिया ऑफिस का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इस जंग में अब तक 238 पत्रकार मारे जा चुके हैं। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी सीपीजे के मुताबिक इस जंग में अब तक कम से कम 186 पत्रकारों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF ने जुलाई 2025 में कहा था कि गजा में जंग शुरू होने के बाद से 200 से ज़्यादा पत्रकार मारे गए हैं।
जिनमें अल जज़ीरा के कई संवाददाता शामिल हैं। इजराइल और अल जज़ीरा के रिश्ते कई साल से तल्ख रहे हैं। पिछले साल इजराइल ने इस चैनल को अपने देश में बैन कर दिया था और इसके दफ्तरों पर भी छापे मारे थे। इस कहानी का एक और एंगल है कतर। अल जज़ीरा को आंशिक फंडिंग देता है वो, और कतर ही लंबे समय से हमास के पॉलिटिकल विंग के दफ्तर की मेज़बानी करता रहा है। कतर इजराइल और हमास के बीच परोक्ष बातचीत का अहम ठिकाना भी रहा है। हमने जानकारों से पूछा कि क्या ये सारे फैक्ट्स कनेक्ट किए जा सकते हैं या नहीं। सुनते हैं। इजराइल ने अल जज़ीरा के रिपोर्टर को बाहर भी फेंक दिया था, आपको याद होगा, इजराइल के। अब वो इजराइल से रिपोर्ट कर नहीं सकते, तो वो आसपास जॉर्डन से करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि अल जज़ीरा जो है वो जो वॉल टू वॉल कवरेज देता है, फुल टाइम कवरेज देता है, और उसके बहुत सारे जो अरबिक स्पीकिंग चैनल भी, अल जज़ीरा अरबिक भी है, तो उसके बहुत सारे रिपोर्टर हैं एम्बेडेड। वो हर वक्त बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। इजराइल नहीं चाहता कि ये पता चले। अगर इजराइल चाहता कि ये पता चले तो इंटरनेशनल मीडिया को अलाउ करता ना। 2 साल से इजराइल ने इंटरनेशनल मीडिया को अलाउ ही नहीं किया अंदर, बल्कि जब ओवरफ्लाइट भी हुई दिखाने के लिए कि हम एड बांट रहे हैं, तो इजराइल ने वो एड वाले प्लेन्स में जर्नलिस्ट को वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बनाने दी जमीन की। इधर हमास ने भी शरीफ की हत्या पे बयान जारी किया। कहा कि हत्या शायद इजरायली हमले की शुरुआत का इशारा है जिसे इजराइल गजा सिटी में अंजाम देने की तैयारी में है। दरअसल जिस इलाके में अनस मारे गए, इजराइल ने उस पर कब्जा जमाने का प्लान बना लिया है। 8 अगस्त को इसका प्लान पेश किया गया। क्या है इस प्लान में, खुद नेतन्याहू से सुनते हैं। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें बस इस काम को पूरा करना है और हमास की हार को मुकम्मल करना है। हमने बहुत कुछ कर भी लिया है। गजा का लगभग 70 से 75% हिस्सा इजरायली फौज के कब्जे में है, लेकिन हमास के गढ़ अब भी रह गए हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये देखिए, गजा सिटी और अल मवासी के सेंट्रल कैंप्स। हम पहले सिविल आबादी को लड़ाई वाले इलाकों से सुरक्षित इलाकों में जाने का रास्ता देंगे। इन सुरक्षित इलाकों में उन्हें भरपूर खाना, पानी और मेडिकल सुविधा दी जाएगी, जैसा हमने पहले भी किया है। मैं आपको बता दूं कि भ्रामक दावों के उलट हमारी पॉलिसी पूरी जंग के दौरान मानवीय संकट को रोकने की रही है, जबकि हमास की पॉलिसी इसे पैदा करने की रही है। इजरायली जनता और खासकर बंदूकों के परिवार जो हैं वो इस प्लान के खिलाफ हैं। ऐलान के बाद से ही जनता ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है और सड़कों पे ये दृश्य सामने आए हैं। गजा से ही जुड़ी एक और खबर है। फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो फ़लस्तीन को एक देश के तौर पे मान्यता देगा। 10 अगस्त को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने इसका ऐलान किया और बताया कि सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस फैसले पे मुहर लगेगी। आज मैं पुष्टि करता हूं कि सितंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देगा। ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीनी जनता के अपने स्वतंत्र देश के अधिकार को मान्यता देगा, जो कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी से मिली प्रतिबद्धताओं पर आधारित होगा। इजराइल ने इस फैसले को आतंकवाद के लिए दिया गया एक इनाम बताया है। गजा जंग का चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। अनस अल शरीफ की सच्चाई जैसे जैसे खुलेगी हम आप तक जानकारियां वो सारी पहुंचाएंगे। फिलहाल अगली खबर, पाकिस्तान आर्मी के चीफ और वहां के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को परमाणु बम की धमकी दी है। अमेरिका की धरती पर बैठ के कहा कि अगर हमारे अस्तित्व पे खतरा पैदा हुआ तो हम अपने साथ आधी दुनिया को ले डूबेंगे। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर दूसरी बार अमेरिका पहुंचे हैं। इससे पहले जून में गए थे, तब वहां वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले भी थे। इस बार उन्होंने अमेरिका के सीनियर सैन्य अधिकारियों और पॉलिटिकल लीडर्स से मुलाकात की जगह थी फ्लोरिडा का टाम्पा शहर, जहां बिजनेसमैन और नागरिक कौंसिल अदनान असद ने डिनर होस्ट किया था। मुनीर भी शरीक हुए और साथ में पाकिस्तानी डायस्पोरा जो वहाँ मौजूद पाकिस्तानी नागरिक हैं उनके साथ भी एक क्लोज डोर मीटिंग की डिनर के टेबल पे। क्या क्या कहा, खास बातें जानते हैं। पहली गीदड़ भपकी, हम इंतजार करेंगे कि भारत सिंधु नदी पे बांध बनाए, जैसे ही वो बांध बनाएंगे हम 10 मिसाइलें दाग कर बांध गिरा देंगे। सिंधु नदी भारत की कोई फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कमी भी नहीं है। मुनीर ने ऐसा इंडस वाटर ट्रीटी पर लगी रोक के संदर्भ में कहा। अगली बात, कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। भारत का ये कहना गलत है कि कश्मीर दो पक्षों के बीच का मसला है। कश्मीर असल में एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है।
ये भी कहा कि भारत एक मर्सिडीज कार की तरह है जो हाईवे पे दौड़ रही है, हम हैं एक डंप ट्रक। अब अगर ये कार ट्रक से टकराए तो नुकसान किसका होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत के ईस्टर्न बॉर्डर पे हमला करेंगे क्योंकि वहाँ पर भारत ने ज़्यादा संसाधन संचित कर रखे हैं। ये अधिकांश बातें द प्रिंट ने अपने कंसल्टिंग एडिटर प्रवीण स्वामी के आलेख में लक्षित की हैं। हम उसके ज़रिए ये बातें बता रहे थे। इसी के साथ मुनीर ने भारत को परमाणु धमकी भी दी। गौर करने वाली बात है कि मुनीर उस देश में बैठकर भारत को ये धमकी दे रहे हैं जो परमाणु बम के ही नाम पर ईरान पे हमला कर चुका है। अब उस देश में बैठकर ये बात कह रहे हैं जहाँ के राष्ट्रपति और उनकी लॉबी उनको शांति के नोबेल का सबसे बड़ा दावेदार बता रही है। मुनीर की इन कीचड़ भपकियों पर भारत का भी बयान आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि न्यूक्लियर धमकी पाकिस्तान की पुरानी आदत है, लेकिन भारत का इस पर रुख साफ है, ऐसी धमकियों के आगे झुकेंगे नहीं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस गैर जिम्मेदाराना बयानों का मतलब समझे। पाकिस्तान की परमाणु जिम्मेदारी पर शक और भी गहरा हो गया है। इस धमकी पर तो भारत ने रुख साफ कर दिया, लेकिन एक सवाल बाकी है जिसका जवाब अमेरिका को देना चाहिए। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसकी रट लगाने वाला देश जो खुद के सबसे पुराने लोकतंत्र होने का दंभ भरता है, वो ये बताए कि क्या सबसे पुराने लोकतंत्र को ये शोभा देता है कि वो किसी दूसरे देश के सेनाध्यक्ष को बार बार बुलाकर अनर्गल बातें करने के लिए मंच दे, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री को घास तक न डाले। उम्मीद है कि नारंगी बालों वाले डोनाल्ड ट्रंप इस मैटर पर अटेंशन देंगे। थैंक यू। अगली खबर, ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच करीब 3.5 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग खत्म करने पर बात होगी। इस पर यूरोपियन यूनियन ने साझा स्टेटमेंट जारी किया। कहा कि मीटिंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को भी शामिल किया जाना चाहिए, उनके बिना ये मीटिंग अधूरी है। व्हाइट हाउस से जवाब आया, ट्रंप ट्राइलेटरल मीटिंग चाहते थे, इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति भी शामिल होते, लेकिन अभी फिलहाल ये पुतिन ट्रंप समिट है। पहले पुतिन ने ही इस मीटिंग का प्रस्ताव रखा था। जेलेंस्की ने खुद भी इस मीटिंग पर आपत्ति जताई, कहा कि यूक्रेन के बिना कोई भी अग्रीमेंट डेड डिसीजन कहलाएगा। मीटिंग से पहले ट्रंप का एक सुझाव आया, इसने भी अटकलों को नई दिशा दे दी। 8 अगस्त को कहा कि हम कुछ वापस लेंगे और कुछ बदलेंगे। दोनों देशों के हित में कुछ इलाकों की अदला बदली होगी। बहुत से रूसी लोगों की मौत हुई है, बहुत से यूक्रेनी लोग भी मारे गए हैं। इसी वजह से हमारा ध्यान इस पर है, लेकिन हम असल में कुछ इलाकों को वापस लेने और कुछ की अदला बदली करने की सोच रहे हैं। ये जटिल है, आसान नहीं है, काफी जटिल है, लेकिन हम कुछ इलाकों को वापस लाएंगे और कुछ को बदलेंगे। इलाकों की अदला बदली होगी जिससे दोनों का फायदा होगा, और इस पर या तो अभी कुछ देर बाद या कल फिर जब भी वक्त होगा हम बात करेंगे। लेकिन जेलेंस्की जमीन का एक टुकड़ा भी रूस को देने को राजी नहीं है। यूक्रेन अपनी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों को तोहफे में नहीं देगा। यूक्रेन ऐसे फैसलों के लिए तैयार है जो अमन ला सके, लेकिन जो भी फैसले हमारे खिलाफ हैं या जो फैसले यूक्रेन को शामिल किए बिना हो रहे हैं वो अमन के भी खिलाफ हैं, उनसे कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे फैसले लागू होते ही धाराशाही हो जाएंगे और ये लागू करने लायक फैसले नहीं होंगे। फिलहाल 15 अगस्त को होने वाली इस मीटिंग पर निगाहें टिकी हैं। 9 अगस्त को भारत ने भी एक बयान जारी कर बैठक का समर्थन किया। कहा कि शांति के लिए कोई भी प्रयास हो, हम मदद के लिए तैयार हैं। अगली सुर्खी, अमेरिका की 2 कंपनियां एनवीडिया और AMD यानी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस को अब चीन में हो रही कमाई का 15% हिस्सा अमेरिकी सरकार को देना होगा। ये दोनों कंपनियां चीन में AI चिप्स बेचती हैं। पिछले महीने ही एनवीडिया को चीन में AI चिप्स बेचने की परमिशन मिली थी, लेकिन लाइसेंस नहीं दिया गया था। अप्रैल में AMD पर भी चीन में चिप्स बेचने को लेकर रोक लगा दी गई थी और अब ट्रंप प्रशासन ने दोनों कंपनियों के साथ डील कर ली है। इस डील की खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी है। डील होने के बाद अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने इन चिप्स की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है, यानी अमेरिकी सरकार अब चीन में इन कंपनियों की बिजनेस पार्टनर बन गई है। AMD और एनवीडिया दोनों ग्राफिक्स कार्ड GPU बनाती हैं। ये कंप्यूटर में गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडलिंग को तेज और बेहतर बनाते हैं। जो इस्तेमाल करते हैं वो जानते होंगे। डील पर ज्यादा जानकारी के लिए और दिन भर की अन्य खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने 11 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। जेलेंस्की ने फोन पर PM मोदी से यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए भारत से सहयोग मांगा। उनका कहना था कि ये जरूरी है कि भारत हमारे शांति प्रयासों का समर्थन करे और इस बात पर अडिग रहे कि यूक्रेन से जुड़ा हर फैसला यूक्रेन की भागीदारी के साथ ही होना चाहिए।
पीएम मोदी ने अपनी तरफ से भारत का रुख दोहराया। उन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा, भारत इस संघर्ष के जल्द और शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर है और इस दिशा में जो संभव होगा करेगा। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करने पर भी जोर दिया। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने रूस पर और दबाव बढ़ाने की मांग भी रखी। उन्होंने कहा, रूसी ऊर्जा खासकर तेल के निर्यात पर रोक लगाई जानी चाहिए ताकि रूस की युद्ध को जारी रखने की आर्थिक क्षमता कमज़ोर हो। आप जानते ही हैं कि पिछले हफ्ते इसी का हवाला देते हुए अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ बढ़ाकर कुल 50% कर दिया था। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप ललन टॉप का न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा।